हेलो एवरीवन। आज हम इसी चैप्टर में चैप्टर 4 द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल में आगे बढ़ेंगे और मे बी ये लास्ट ही लेक्चर होगा, मतलब दूसरा लेक्चर है जो कि लास्ट होगा। हम 2 लेक्चर में ये पूरा कवर कर दिया है चैप्टर। आई थिंक कोशिश यही करूँगा आज कंप्लीट करा दूँ ये चैप्टर, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई से पहले हमने जाना जिसमें डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई देखा। इधर इधर एक साइड आउटपुट होता है इसमें और एक तरफ आपका प्राइस लेवल, ठीक है। और ये कुछ ऐसा बनता था। फिर हमने एग्रीगेट डिमांड देखा, शिफ्ट भी देखा था इसमें। शिफ्ट ये आपका नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, बाई, ठीक है, इक्वल टू बाई। इधर एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल इक्वल टू प्राइस लेवल, एक्चुअल प्राइस लेवल, ठीक है। ये एग्रीगेट सप्लाई का कर्व था। ऐसे ही एग्रीगेट डिमांड देखा था हमने। एग्रीगेट डिमांड में क्या सीन था? एग्रीगेट डिमांड में कुछ ऐसा था, ठीक है। इधर आपका प्राइस लेवल और इधर आपका क्या बोलते हैं, आउटपुट, ठीक है। ये देखा था, ये हमने ड्राइव किया था IS-LM वाले उसके मॉडल की हेल्प से कि IS कर्व है, ये LM है, फिर LM शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर। तो ये किस तरीके से पॉइंट्स हुए थे, मतलब ऐसा यदि मान लें कुछ, ठीक है। तो ऐसे हमने ड्राइव किया था। फिर इसमें शिफ्ट देखे थे हमने फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। ये हमने लेक्चर 8, पहली यूनिट का लेक्चर 8 है, उसमें भी इसके बारे में हमने बात की है, ठीक है। फिर हमने डिटर्मिनेशन देखा था इक्विलिब्रियम में। शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में क्या होगा? शॉर्ट रन में क्या हो सकता था? शॉर्ट रन में जो आपका क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इसका क्या कहते हैं, ये नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट है, ये एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है। शॉर्ट रन में कम हो सकता है रियल आउटपुट और नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने जाना था, बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। और फिर हमने मीडियम रन में देखा था। मीडियम रन में बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई फिर शिफ्ट होते होते ऊपर आ जाएगा और बिल्कुल नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल सारा इक्वल हो जाता है, ठीक है। इतना हम देख चुके थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं से रिलेटेड कुछ थोड़ा थियोरेटिकल सा पार्ट है, थोड़े बहुत कर्व भी होंगे। और कर्व देखो बेटा, यदि आपको कर्व समझने, डायग्राम समझने, तो आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो बनाने की, क्योंकि देख के आपको कर्व कभी भी याद नहीं होंगे। और इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा फंडा है, यदि आपको डायग्राम सारे याद हैं तो आप हर एक थ्योरेटिकल चीज़ भी याद कर सकते हो। यदि डायग्राम नहीं पता तो आप थ्योरेटिकल भी भूल जाओगे, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई में मैंने बताया था कॉम्बिनेशंस को शो करता है, रिलेशनशिप को, किसके, आउटपुट और प्राइस लेवल में। तो ये याद रख सकते हो तुम सिर्फ इस कर्व से कि एग्रीगेट सप्लाई है, पॉजिटिव रिलेशन है क्योंकि कर्व ऐसा बना है, तो आप प्राइस लेवल आउटपुट में पॉजिटिव रिलेशन बता सकते हो। यहीं से इसकी डेफिनेशन बना लोगे कि इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को, रिलेशन को दिखाता है, ठीक है, कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो आप एक कर्व को समझना बहुत ज़रूरी है यदि आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो, ठीक है। तो कर्व्स पे थोड़ा ध्यान देना, आज उसी पे वर्क करेंगे थोड़ा और आज हम जानेंगे डायनामिक इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन। कि मॉनेटरी एक्सपेंशन के यदि एक्सपेंशन करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, मनी सप्लाई को या आउटपुट को बढ़ाने के लिए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे इस मार्केट में या एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के कर्व्स में, डायग्राम्स में, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। फिर तो जानेंगे बजट डिफिसिट, या हम सीधा कह सकते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करना, या हम कह सकते हैं फिस्कल पॉलिसी में यदि कम हो जाना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। मैंने 2 बात बताई थी, एक एक्सपेंशन, एक कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके इक्विलिब्रियम पे, शॉर्ट रन में और मीडियम रन में, ठीक है। ऐसे ही इसका मॉनेटरी का जानेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ ऑयल, प्राइस ऑफ ऑयल के बढ़ जाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा मीडियम रन और शॉर्ट रन में, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। लास्ट में जानेंगे बिजनेस साइकिल प्रोपगेशन मैकेनिज्म। ये कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन जाननी है क्या होता क्या है, ये ऊपर इनकी डेफिनेशन नीचे जानेंगे। बाकी इतना पढ़ना है, ठीक है। टाइम बचा है, यदि जल्दी हो जाएगा तो PYQs को भी हम फिर लास्ट में देखेंगे इस यूनिट से रिलेटेड, वरना फिर सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। देखो, और आज ही कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद यूनिट 3 और यूनिट 4 ये अभी नहीं, यहाँ इसको पॉज दे देता हूँ। ये अब आपकी जब एग्ज़ाम है कब है, 18 के बाद, मतलब 24 को, इसके बीच में कोशिश करूँगा कि कम से कम एक यूनिट में आपकी वीडियो अपलोड कर दूँ। मैं तो पढ़ूंगा ही, लेकिन मैं सोचूंगा कि यदि हो सका तो दोनों अपलोड हो जाएंगे, वरना एक यूनिट हो जाएगी और आपका पहली यूनिट से 40% आएगा। बता चुका हूँ पहले भी। यूनिट 2 से आपका 20% थर्ड यूनिट से, और 20% ही आपका फोर्थ यूनिट से। तो मतलब इतना मैं करा दूंगा। अभी मैंने 60% आपको वैसे करा दिया, 80% हो जाएगा। और आपको पता है 5-5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 7-7 क्वेश्चन आते हैं, 5-5 करने होते हैं दोनों सेक्शन में, ए में भी बी में। तो आपका इतने से भी ओवरऑल आराम से हो जाएगा 80% से भी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो, काफ़ी हो गया, 5 मिनट का इंट्रो हो गया लगभग। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अरे यार,
ठीक है, बजट डेफिसिट। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लेक्चर 2 की ओर चलते हुए बात करेंगे पहले एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी की। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ हम पहले बात करेंगे किसकी, डायनामिक इफेक्ट। यदि ऊपर वो आपने अभी देखा था तो उसमें हमने बात की थी, लास्ट में करेंगे बात अब डायनामिक इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन, मॉनेटरी एक्सपेंशन। ठीक है, मॉनेटरी एक्सपेंशन। देखो मैंने यहाँ बात की थी आपकी मॉनेटरी एक्सपेंशन का सीधा सा मतलब, पहले तो समझो मॉनेटरी एक्सपेंशन का मतलब क्या है। कहीं ना कहीं वो चीज़ बढ़ाई जा रही है जो मनी सप्लाई, मतलब मॉनेटरी एक्सपेंशन क्या है, मनी को ही तो चेंज करती है, मनी की क्वांटिटी को चेंज करती है। तो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा किया जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखो ये करते क्यों, रिसेशन के टाइम में आउटपुट को, जीडीपी को बढ़ाने के लिए तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि मनी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, मनी की सप्लाई को बढ़ाएंगे। तो सीधी सी बात है कि किसको बढ़ाएंगे, नॉमिनल मनी को बढ़ाएंगे। ठीक है, प्राइस लेवल वही होगा तो मतलब वेज बढ़ेगा। ठीक है, ये बढ़ेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा आपका बताओ, इसकी वजह से क्या होगा, यदि मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एडी का कर्व किधर जाएगा, एडी का कर्व किधर जाएगा, ध्यान करो, कल वाला ये था और एक नीचे ये। ठीक है, प्राइस लेवल गिवन है। ठीक है, मान लो प्राइस लेवल आपकी गिवन है, गिवन प्राइस लेवल। ठीक है, उस समय क्या है, मनी सप्लाई को हमने बढ़ाया तो मतलब ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, सीधी सी बात है, रियल मनी वैल्यू बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बढ़ने से एडी कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको ध्यान है ये आईएस कर्व है, मान लो ये एलएम कर्व है। ठीक है, और कल भी हमने बताया था, फिर से भी बता दे रहा हूँ कि कर्व जितनी बार ज़्यादा बनाओगे, डायग्राम्स जितने ज़्यादा बनाओगे उतना ही क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। यदि आप सिर्फ वीडियो देख के बस ख़त्म करोगे तो भाई नहीं हो पाएगा, भूल जाओगे बाद में क्या डायग्राम था। ठीक है, ये मान लो आपका एग्रीगेट डिमांड था एडी, ये आपका आईएस, ये LM1 IS1। ठीक है, ये आपका प्राइस लेवल पी, ये आपका लेवल ऑफ आउटपुट बाई। ठीक है, अब मैंने क्या मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाई है तो इसकी वजह से LM में शिफ्ट होगा, राइटवर्ड चली जाएगी LM कर्व। ठीक है, LM कर्व राइटवर्ड जाएगा, प्राइस लेवल गिवन है मतलब यही रहेगी, तो ये शिफ्ट होके इधर आ जाएगा ना। ठीक है, तो एडी आपका शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, AD1 लिख देता हूँ इसको। ठीक है, आउटपुट भी बढ़ जाएगा बाई। ठीक है, बाई 1 से बाई 2 हो जाएगा या बाई से बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, बोलो ये बात क्लियर है। एक काम करते हैं, इसी को थोड़ा अच्छे से पॉज करके बना लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार पॉज करके मैं इसको कर्व को फिर से बनाता हूँ अच्छे से। तो देखो जैसे हमने कर्व बना लिए, दोनों डायग्राम्स बना लिए, अभी समझाता हूँ कैसे बने। ठीक है, उससे पहले देखो समझो, मैंने कहा मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशन हुआ मतलब मनी की सप्लाई बढ़ी गिवन प्राइस लेवल पे। अब जब मनी की सप्लाई बढ़ी है बेटा, मनी की सप्लाई बढ़ी, मनी की सप्लाई बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड में, अरे यार कुत्ते, फिर टाइम देखो 140 हो रहे हैं लेकिन कुत्तों को पता नहीं सोना ही नहीं होता शायद। चलो कोई बात नहीं, एक सेकंड मैं भी तो जाग रहा हूँ, कुछ नहीं, भौंकने दो, कोई बात नहीं। देखो सुनो, AD1 से AD2 पे कैसे पहुंचेगा, ये IS है, ये LM है। ठीक है, अब देखो IS कर्व और LM कर्व, LM1 ये इस जगह पहले इक्विलिब्रियम बना रहे थे जिस जगह तुम्हारा क्या बोलते हैं IS इक्वल टू LM था। ठीक है, अब क्या हो, मनी की सप्लाई बढ़ने की वजह से LM कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो ये अब IS को कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये B1 पे, इस जगह क्या है आपका IS1 इक्वल टू LM2 है। ठीक है, इस जगह पे ये सीन है और इस जगह IS1 इक्वल टू LM1 है। ठीक है, अब ये नया इक्विलिब्रियम LM यहाँ बना। अब देखो इस वजह से प्राइस लेवल वही है P, इस वजह से ये शिफ्ट होके यहाँ से AD1 की जगह AD2 पे पहुँच जाएगा। ठीक है, ये प्राइस लेवल वही है ना, इसलिए अब एग्रीगेट सप्लाई और आपका AD1 ये ई पॉइंट है इक्विलिब्रियम पहले वाला, जिससे कि आपका प्राइस लेवल है और नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट है, यहीं एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल भी इक्वल टू होगी प्राइस लेवल के, और ये बाई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या सीन है, अब जब क्या कहते हैं AD शिफ्ट हो जाएगा इधर, किस वजह से हुआ, प्राइस लेवल के बढ़ने से LM शिफ्ट हुआ, LM के शिफ्ट होने से देखो ये नीचे गया और ये जाके इस जगह कट करेगा। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, देखो तो AD इधर पहुंचा, यहाँ पे इसको कट किया है। अब यहाँ आउटपुट नहीं होगा, समझाऊंगा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे हम देख रहे हैं लेवल ऑफ आउटपुट और इधर आपका है प्राइस लेवल। ठीक है, प्राइस लेवल,
ये इसको ओ डाल देते हैं, ठीक है। कुत्ते ज़्यादा भौंक रहे हैं, पॉज कर लेता हूँ। देखो इस जगह कट किया एडी को प्राइस लेवल नहीं, तो इस समय तो प्राइस लेवल यही है, लेकिन बेटा एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इन दोनों का इक्विलिब्रियम देख रहा हूँ, तो एडी एएस को इस जगह कट कर रहा है। तो देखो इक्विलिब्रियम इस जगह होगा, इस जगह एडी एएस को कट कर रहा है, तो इसलिए प्राइस लेवल P1 हो जाएगा और आउटपुट Y1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो प्राइस लेवल गिवन प्राइस पे एडी शिफ्ट हुआ है इधर बेटा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं, एडी इधर ही शिफ्ट हुआ है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एडी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। तो एएस को कट यहाँ कर रहा है, तो प्राइस लेवल बढ़ के P1 हो जाएगी और आउटपुट आपका Y1 हो जाएगा। तो हम लिख भी सकते थे वो शॉर्ट रन में क्या सीन होगा, पहले हम शॉर्ट रन को पढ़ लेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पे। देखो शॉर्ट रन में क्या होगा, इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी। पहला राइज इन आउटपुट लेवल, राइज इन आउटपुट लेवल। देखो पहले कितनी थी, नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट के बराबर थी, अब वो शिफ्ट होके आगे की ओर बढ़ गई है, बाई नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट बाई बार से Y1 हो गई है, तो राइज हो गया आउटपुट लेवल में। दूसरी बात राइज इन प्राइस लेवल, राइज इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल। पहले ये थी P इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, यहाँ अब ये P1 हो गई है, तो ये देखो ये भी बढ़ी है, तो राइज इन प्राइस लेवल लिख दिया। तीसरी बात फॉल इन इंटरेस्ट रेट, फॉल इन इंटरेस्ट रेट। अब देखो पहले I1 था, अब ये कम होके I2 हुआ है ना, इस जगह पे देखो यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा है ना, तो ये I2 हुआ है, तो ठीक है फॉल इन इंटरेस्ट रेट लिख सकते हैं। अगली चीज़ यदि हम सम अप करें सबको तो लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, ठीक है, द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट एंड प्राइस लेवल, P लिख दे रहा हूँ सीधा, ठीक है। प्राइस लेवल डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ, सॉरी स्लोप ऑफ द AS कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। देखो AD में कोई दिक्कत नहीं, AD तो यहाँ हो रहा है, लेकिन इसको कहाँ इंटरसेक्ट किया, इस जगह किया है AD ने AS को, इसलिए हम ये कह रहे हैं जो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है आउटपुट में Y1 और इधर ये क्या बोलते हैं प्राइस लेवल P1, ये जो हुआ ये डिपेंड कर रहा है स्लोप ऑफ AS कर्व, एग्रीगेट सप्लाई के कर्व पे। यदि ये AS कर्व मान लो, यदि ये AS कर्व यहाँ ना हो के थोड़ा सा ऐसा होता, मतलब ऐसा होता थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पहुँच जाती, तो प्राइस लेवल इस जगह पहुँच जाती है आपकी, ठीक है। अब मैं ज़्यादा उसमें और लिखूँगा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, बाद में दिक्कत करेगा, तो मैं वैसे ही बना रहने दे रहा हूँ अभी, ठीक है, ताकि नोट्स में समझ में आता रहे आपको, ठीक है। तो आपका आउटपुट उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, प्राइस लेवल P1 हो जाएगी, ठीक है, चेंज होगी। आई बात समझ में। तो शॉर्ट रन में होगा आपका आउटपुट लेवल बढ़ेगा, देखो बढ़ा भी है, दिखाया है मैंने, बाई बार से Y1 हो गया है, ठीक है। राइज इन प्राइस लेवल, तो प्राइस लेवल भी बढ़ी है, ठीक है, प्राइस लेवल भी देखो P से P1 हुई है। फॉल इन इंटरेस्ट रेट, तो देखो ये फॉल हुआ है इंटरेस्ट रेट में, I1 से I2 हो गई है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हो गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन आउटपुट डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ AS कर्व, ठीक है, AS कर्व इस पे चेंज डिपेंड करेगा, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, फालतू का हटा दो, बाद में नोट्स में दिक्कत करेगा, आपको समझ में आएगा तो कम आएगा, फिर उसमें ज़्यादा खिचड़ी बिचड़ी हो जाएगी, तो ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। शॉर्ट रन की बोलो, देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे डायनामिक इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का एक्सपेंशन होगा, मतलब चेंज इन मनी, और एक्सपेंशन का मतलब मनी की सप्लाई को बढ़ाया गया है, तो मनी की सप्लाई को ये बढ़ाया गया है, मनी की सप्लाई को बढ़ाने की वजह से एग्रीगेट डिमांड में चेंज हो जाएगा और ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड में चेंज होगा, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। अब जब ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है बेटा, तो क्या होगा, AS को भी ये इस जगह कट करेगा, इस जगह की जगह यहाँ, तो इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, जिस जगह प्राइस लेवल P1 हो जाएगा P से, और बाई बार से एक क्या बोलते हैं आउटपुट क्या हो जाएगा Y1। तो शॉर्ट रन में हम लिख सकते हैं राइज इन आउटपुट लेवल, प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, फॉल, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ये सब डिपेंड किस पे करेगा, AS कर्व पे। अब देखो, अब मीडियम रन की बात समझो, यहीं पे मीडियम रन में क्या सीन होता है, हमने आपको पहले भी बता रखा है। मीडियम रन में जब इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो हमने देखा था कि एग्रीगेट सप्लाई फिर से क्या करता है, ये रिटर्न होता है और ये आउटपुट लेवल, नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट पे पहुंचने की कोशिश करता है। तो सीन यही होगा और कुछ नहीं, ये जो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये अब शिफ्ट होना शुरू कर देगा
और ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या करेगा, कॉपी, ठीक है। ये शिफ्ट होने की कोशिश करेगा और एग्रीगेट सप्लाई धीरे धीरे शिफ्ट होके यहाँ से मान लो ये था, यहाँ से शिफ्ट होता होता जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे, और ये पता है कहाँ पहुँचेगा, इस जगह पहुँचेगा, ठीक है। अब देखो ये ए डी एग्रीगेट डिमांड 2, ठीक है, AD2 यहाँ कट कर रहा है इसको, ठीक है, इस जगह ई पॉइंट दे दे रहा हूँ इसको, ई नाम किसी और को दिया है क्या, अच्छा इसको दिया, तो इसको E1 दे देते हैं, E1 नाम, ठीक है। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई 2 है, ठीक है। अब देखो इस जगह प्राइस लेवल क्या होगी, E1, प्राइस लेवल ये हो जाएगी P, इसको P1 दे दे रहा हूँ नाम, P2 सॉरी, P1 तो नीचे दे रखा है, P2, ठीक है। E1 इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनेगा और इस जगह देखो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट उतना ही है, तो यहाँ पे सीन क्या होगा अभी लिखूंगा, समझ में आ जाएगा। देखो पहला आउटपुट यहाँ से अब ये वापस यहाँ आएगा, ठीक है, तो आउटपुट रिटर्न्स टू द नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एग्रीगेट सप्लाई इधर जाएगा ताकि आउटपुट फिर से अपने नेचुरल लेवल पे आ जाए, ठीक है। तो ये शिफ्ट कर जाएगा इधर, और साथ में आपने देखा है इंटरेस्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट देखो इस जगह इंटरेस्ट रेट कितना है, जब यहाँ इक्विलिब्रियम बना है तो इंटरेस्ट रेट ये देखो पहले वाला है I1, तो हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट रेट कर्व और डायग्राम ये जो भी है इसको प्लीज़ आप लोग बहुत बार लिखें, बनाएं, तभी आपको क्लियर होगा, वरना फिर आप बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे ये कैसे बना था, कहाँ पे कौन सा इंटरसेक्ट करेगा, क्या हो गया, ठीक है। तो जितनी बार बनाओगे उतना ज़्यादा बेहतर आपको आइडिया लग जाएगा चीज़ों का, ठीक है। तो ये देखो मैं लिखा इंटरेस्ट रेट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन, वापस अपने I1 पे आ जाएगा, ठीक है, I2 से रिटर्न होके फिर से I1 पे आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अगला क्या है, प्राइस लेवल। देखो प्राइस लेवल भी तो बढ़ गई है, पहले P थी, अब ये प्राइस लेवल बढ़ के देखो P2 हो गई, कितनी सारी बढ़ गई है। लेकिन प्राइस लेवल बढ़ेगी तो साथ में एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो हमने पहले ही बताया था 141 रहता है, यदि 2x आपकी प्राइस लेवल बढ़ती है तो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल भी 2x हो जाएगी, तो वो जाके यहाँ पीक पे पहुँच जाएगी। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इस चीज़ को, प्राइस लेवल राइजेस इन इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। इक्वल प्रोपोर्शन में बताई थी मैंने, 2x है तो उधर भी 2x, तो इसी को बोलते हैं इक्वल प्रोपोर्शन टू राइज एंड नॉमिनल मनी, ठीक है। कोई दिक्कत, अब ये मत समझना, ये मत कहना कि ये भी समझ में नहीं आया कैसे क्या लिख दिया, इक्वल प्रोपोर्शन टू राइज एंड नॉमिनल मनी बढ़ी है तभी तो नीचे प्राइस लेवल, और इधर रियल मनी आपकी बढ़ी है, प्राइस लेवल रियल वाला, ठीक है। अरे नॉमिनल मनी थी नीचे, इसको एम ही बना देता हूँ, नीचे प्राइस लेवल, तो ये बढ़ी है ना, आई बात समझ में, तो फिर नॉमिनल मनी भी बढ़ेगी और एक्चुअल में एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल और प्राइस लेवल इक्वल हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई तो बढ़िया, वरना रट लो। अगला पॉइंट देखो, अगला लास्ट पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस इस वजह से और सीधा हम इसका समअप कर रहे हैं एक ही लाइन में, तो हम लिख सकते हैं मॉनेटरी एक्सपेंशन, ME लिख दो, चलो पूरा लिख दे रहा हूँ, मॉनेटरी एक्सपेंशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ा मीडियम रन में, इसमें पड़ा है इफेक्ट, मीडियम रन में क्या है, आउटपुट बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे देखो बाई बार था, बाई बार ही वापस हो गया है, यहाँ था अब वो यहाँ हो गया, बस प्राइस लेवल पे इफेक्ट पड़ा है। लेकिन यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, मॉनेटरी एक्सपेंशन हैज नो इफेक्ट ऑन आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट भी वापस I1 हो गया है, ये लाइन हमने यहाँ लिखी हुई है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इन द मीडियम रन में बात की है, ये MR ऐसे बना दे रहा हूँ मीडियम रन में, ठीक है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड NEU न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। तो मनी की यहाँ क्या न्यूट्रलिटी है, बस यहाँ पे प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, इतना ध्यान रखना, और इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, जितना एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल उतना ही प्राइस लेवल, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, बताओ डायनामिक इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन समझ में आ गया आपको। ये डायग्राम भाई जो मैंने बनाया, प्लीज़ आप लोग कई बार ट्राई करें, सही बनेगा तभी। एक बार मैं देखो यहाँ पे छोटा सा फिर से बनाऊँ, तो पहले मैं इधर IS LM का बनाता हूँ, ये IS, ये आपका LM, ठीक है, उसकी वजह से नीचे बना, ये आपका AD है मान लो, ठीक है, ये ठीक है, ये आपका बाई बार, इधर बाई बार, अब LM बढ़ गया मनी सप्लाई के बढ़ने से, ये आगे चला गया, ठीक है, अब ये यहाँ शिफ्ट हो गया इधर, ठीक है, मान लो, और यहाँ आपका क्या है,
एग्रीगेट सप्लाई, तो ये प्राइस लेवल बढ़ गई, आउटपुट बढ़ के बाई हो गया, बाई बार से, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, प्राइस लेवल भी बढ़ गई, आउटपुट भी। लेकिन ये शॉर्ट रन का है। मीडियम रन में एग्रीगेट सप्लाई फिर शिफ्ट करेगा, आगे बढ़ेगा एग्रीगेट सप्लाई, और ये आगे फिर पहुँचेगा इस जगह। इस जगह आपका प्राइस लेवल तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये आउटपुट उतना ही रहेगा, इंटरेस्ट रेट भी वापस उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, बार बार बनाओगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा, उससे कई चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये बात सही है, ठीक है। डायनेमिक इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन हो गया, शॉर्ट रन समझा दिया, मीडियम रन समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखो यहाँ मैंने जो भी लिखे थे, इसमें आपका डायनेमिक इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन हो गया, 4th पॉइंट। अब हम 5th पॉइंट की बात करेंगे, डायनेमिक इफेक्ट ऑफ फॉल इन बजट डेफिसिट, ठीक है। 5th पॉइंट, डायनामिक इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन द बजट डेफिसिट। ठीक है, बजट डेफिसिट। देखो, डायनामिक इफेक्ट ऑफ फॉल इन द बजट डेफिसिट का मतलब सीधा है फिस्कल पॉलिसी की बात की गई है, एक फिस्कल पॉलिसी की बात की गई है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, यदि किसी को नहीं पता तो बता दूं। बजट डेफिसिट ये होता है कि आपका मान लो इनकम है 1000 रुपये और खर्चा है 2000 रुपये, ठीक है। तो क्या है, आपका इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं बजट डेफिसिट, ठीक है। ये नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही है, इतना ही समझ लो। इसमें क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं फिस्कल पॉलिसी की बात की गई है, कॉन्ट्रैक्शन फिस्कल पॉलिसी की यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टली यही बात है कि फिस्कल पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्शन फिस्कल पॉलिसी की बात की गई। जैसे ऊपर हमने पढ़ा डायनेमिक इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन, यहाँ हम पढ़ रहे हैं डायनेमिक इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो इसमें देखो, मान लो क्या हुआ है, इस सीन में हुआ क्या है। इस सीन में सीधी सी बात ये एक फॉल हुआ है बजट डेफिसिट या फिर मतलब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हुआ है, ऐसे समझ लो, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हुआ है, ठीक है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हुआ है मतलब ये क्या था आपका, आपको ध्यान हो तो बाई इक्वल टू हमने पढ़ा था C+I+G, ठीक है। अभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया और बाई इक्वल टू हमने IS कर्व से रिलेटेड था, हमारा ध्यान हो आपको तो, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो IS का कर्व क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान हो यदि आपको तो, ठीक है। तो उसी को हम फिर से बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर से हमें पॉज करनी पड़ेगी ताकि जल्दी हो जाए, वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो हम बनाते हैं इधर, अच्छा पॉज कर दूँ, हाँ। तो मैंने बना लिया, ठीक है। अभी हमने फिस्कल पॉलिसी देखा, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में अब देखो सीन क्या है, समझो। पहले हम शॉर्ट रन की बात करेंगे, फिर मीडियम रन की बात करेंगे, ठीक है। पहले हम शॉर्ट रन की बात करेंगे और फिर मीडियम रन की। शॉर्ट रन के हिसाब से समझो, शॉर्ट रन क्या समझो शुरू से ही। देखो, इधर हमने ISLM का बनाया, जैसे अभी मैं मॉनेटरी एक्सपेंशन में बनाया था ISLM का, ऐसे हमने यहाँ बनाया IS और LM का, ठीक है। अब देखो इसमें पहले देखो IS और LM, ठीक है। तो ये पॉइंट E1 है, ये इक्विलिब्रियम दिखा रहा है आपको, IS इक्वल टू LM, ठीक है। और इस समय नीचे ये पॉइंट E है, जिस पे आपको एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई दिखा रहा है, जिस जगह नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट बाई है, प्राइस लेवल P है। अब सुनो, अब फिस्कल पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हुआ। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम होने की वजह से IS शिफ्ट हो जाएगा आपका लेफ्ट की ओर, ये तो ध्यान है ना, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए। IS अब लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा, ये LM को कट करेगा इस जगह, ठीक है। कहाँ कर रहा है, IS को LM कर कट, अब ये इस जगह करेगा, ठीक है। इस जगह कुछ आउटपुट हो जाएगा कम, यहाँ कुछ आएगा, मैंने बनाया नहीं, ठीक है। ये आउटपुट बाई अलग है, बाई इस पॉइंट के लिए बाद में बताऊंगा। यहाँ कुछ कम हो जाएगा, मान लो बाई डैश, ठीक है। आउटपुट हो जाएगा कम, प्राइस लेवल अभी उतनी है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब आउटपुट कम होगा तो प्राइस लेवल गिरेगी। कुछ सोचो, जब आउटपुट कम हुआ, आपका रिलेशन हमने मनी सप्लाई में देखा था, एग्रीगेट सप्लाई में आउटपुट कम हो रहा है तो प्राइस लेवल भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो जब प्राइस लेवल कम होगी तो आपका LM कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ध्यान करो।
कर रहे हो इतना क्या, कहीं ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, कोई नहीं आराम सुनो। देखो अब ये आई एस को हमने इधर शिफ्ट किया है सिर्फ अभी, इसकी वजह से एल एम को यहाँ कट कर रहा है आई एस वन, ठीक है, बी पॉइंट पे, कहाँ पे, बी पे, जिसका क्या है आई एस वन इक्वल टू आपका क्या है एल एम, ठीक है। इस समय क्या है प्राइस लेवल अभी बढ़ी नहीं है, ठीक है, ना घटी है ना बढ़ी है, ठीक है, वो सीन है। अब देखो आउटपुट इस जगह कम हो गया है, ये बाई डैश, ठीक है, ये आउटपुट कम हुआ है, इस वजह से प्राइस लेवल भी कम हो जाएगी क्योंकि आउटपुट कम हो गया है, ठीक है। तो जब प्राइस लेवल कम होगी, नॉमिनल मनी सप्लाई अपॉन प्राइस लेवल, तो ये कम होगी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी ना टोटल, ठीक है, रियल मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एल एम कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और ये एल एम वन है, ठीक है, एल एम वन राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ये आई एस और एल एम कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ कट कर रहे हैं, ठीक है, इस जगह कट कर रहे हैं, ठीक है। अरे आई एस को थोड़ा सही से बनाता हूँ, गड़बड़ हो गया, आई एस को थोड़ा सा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कुछ, ठीक है, ऐसा मान लो। अब देखो, अभी बताऊंगा क्यों ऐसा किया है, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ डायग्राम जितनी ज़्यादा बनाओगे उतनी जल्दी तुम्हें प्रैक्टिस में आ जाएगा। इस जगह कट कर रहा है, आउटपुट कुछ बढ़ गया है, ठीक है, बाई आउटपुट थोड़ा मतलब कम हो गया, इससे आउटपुट कम हो गया, प्राइस लेवल अभी चेंज नहीं है, तब ये है, अब प्राइस लेवल चेंज होगा, कम होगा तो एल एम कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड, एल एम कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड, और ये यहाँ शिफ्ट होके इधर आ जाएगा यहाँ, ठीक है, आपका एल एम कर्व शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा एल एम वन, ठीक है। अब ये नीचे देखो, इस जगह आउटपुट होगा आपका बाई, और इस जगह ये नीचे देखो ए डी और ए एस आपस में कट कर रहे हैं, ठीक है, ए डी और ए एस, ए डी वन सॉरी, ये देखो आई एस की वजह से इसमें भी तो शिफ्ट आएगा, ए डी वन में भी देखो आई एस कम हो रहा है, एल एम कर्व में भी चेंज आएगा, ठीक है, एल एम कर्व यहाँ कट कर रहा है, लेकिन अभी आउट प्राइस लेवल चेंज नहीं है, अब प्राइस लेवल चेंज होगी तो ये नीचे की ओर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, प्राइस लेवल चेंज होगी तो इस वजह से क्या होगा, एल एम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से इस जगह जाके कट होगा आई एस वन और एल एम वन, यहाँ आपका नया इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है। अब यहाँ बनेगा इसी जगह, यहाँ पे फिर यहाँ कट करेगा, तो इसलिए दूसरा क्या कहते हैं ए डी वन भी यहाँ बनेगा, ठीक है, इस जगह देखो प्राइस लेवल क्या होगी आपकी, मान लो इसको नाम दे दे रहा हूँ पी वन, ठीक है, पी वन नाम दे दिया है इसको मैंने, ठीक है। अब देखो पी वन नाम दे दिया है, आउटपुट आपका बाई है, तो अब हम शॉर्ट रन में ऐसे लिख सकते हैं, इससे लिख देते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन में देखो क्या लिखूंगा, पहला फॉल इन आउटपुट, अभी क्लियर हो जाएगा जैसे लिखूंगा वैसे ही, फॉल इन आउटपुट, देखो आउटपुट में कमी हुई है कि नहीं, फॉल कम हुआ है कि नहीं, देखो पहले थी बाई, नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट ये था, अभी देखो बाई हो गया है तो कम हुआ है तो फॉल इन आउटपुट हो गया। दूसरा फॉल इन प्राइस लेवल, तो देखो अब प्राइस लेवल देखो पी थी, पी वन हो गई, प्राइस लेवल भी कम हुई है। तीसरी फॉल इन इंटरेस्ट रेट, आई बना दे रहा हूँ, तो देखो ये आई यहाँ थी, अभी कट यहाँ कर रहा है तो यहाँ जाके आई वन लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है, आई वन, तो देखो फॉल इन इंटरेस्ट रेट भी होगा, तो अब इसको ना ये रिसेशन की पोजीशन आने लगे, आउटपुट कम हो रहा है, ठीक है, प्राइस लेवल बढ़ेगा, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, मिक्स पॉलिसी का यूज़ करेंगे बाद में, यदि आगे की बात करें एडवाइस दी जाए तो मिक्स पॉलिसी का यूज़ करेंगे, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का, इसको सही करने के लिए वापस आउटपुट इतना कम हो जाएगा, ठीक है, प्राइस लेवल भी बढ़ रही हो आउटपुट भी कम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी कम हो रही है, ठीक है। तो क्या बोल दिया मैं, उल्टा सीधा, देखो फिर से सुनो, मैं कह रहा हूँ कि रिसेशन को क्या कहते हैं काबू करने के लिए, हम लिख दे रहा हूँ चलो, टू ओवरकम बोलो काबू करना, द रिसेशन जानते हो ना, पीक बूम रिसेशन ये सब पढ़ा था ना, रिसेशन ड्यू टू फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, रिसेशन पे काबू करने के लिए हम फिस्कल का यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया, प्राइस लेवल भी कम हो गई, हालांकि आउटपुट भी कम हुआ है लेकिन प्राइस लेवल इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया, तो रिसेशन को काबू करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है, ठीक है, तो फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, लेकिन हालांकि एडवाइस दी जाए तो ये है कि दोनों का यूज़ करना चाहिए, मिक्स पॉलिसी का यूज़ करना चाहिए रिसेशन के टाइम में, ठीक है।
चलो इतनी सी बात शॉर्ट रन में, सबसे कुछ ना समझ में आया तो इतना समझ लो, शॉर्ट रन के टाइम में क्या होगा, यदि डायनामिक इफेक्ट ऑफ बजट डेफिसिट, फॉल इन बजट डेफिसिट देख रहा हूँ तो आउटपुट भी कम होगा, बाई बार से बाई हो गया, प्राइस लेवल कम हो जाएगा, पी से P1 हो गया, ठीक है, और फॉल इन इंटरेस्ट रेट आई से I1 हो गया। अब सीन समझो, इस LM को मत डिस्कस करना, ये LM पुराना है, LM में भी शिफ्ट होगा, ये ध्यान रखना, इसीलिए हमने मिक्स पॉलिसी भी बोला, LM में भी शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ आउटपुट कम हुआ है तो प्राइस लेवल भी गिर जाएगी, और प्राइस लेवल के गिरने से LM कर्व बढ़ जाएगा, मनी की सप्लाई, रियल मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और नया इक्विलिब्रियम इस जगह बनाएगा। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट रन में। अब लॉन्ग रन, मीडियम रन में देखो, लॉन्ग रन की भी बात नहीं करें, वो आगे होगी, मीडियम रन की बात समझो। मीडियम रन में सीन क्या होगा, तो मीडियम रन में क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई वही अपने फिर से आउटपुट लेवल पे पहुंचने की कोशिश करेगा, इसको वो लिख दो, आउटपुट रिटर्न्स नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ये एग्रीगेट सप्लाई फिर से कोशिश करेगा अपनी जगह पहुंचने की, कि हम नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट पे पहुंच जाए, तो ये भी क्या करेगा, ये यहाँ से बढ़ के इधर उधर होके, और ये मान लो यहाँ था तो यहाँ से बढ़ के नीचे जाता जाएगा और यहाँ जाके कहीं रुकेगा एकदम। ठीक है, अब इस जगह देखो क्या सीन होगा, इस जगह ये यहाँ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट हो गया आपका, ये आउटकम को नेचुरल लेवल ऑफ आउटकम के इक्वल करने की कोशिश करता है, तो एग्रीगेट सप्लाई भी आपका शिफ्ट हो जाएगा इधर राइटवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये AD1 को यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट रिटर्न्स टू द नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट लिख दिया मैंने। ठीक है, दूसरा इसी में लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, अब इस समय सीन क्या होगा, ये हो जाएगी प्राइस लेवल P2। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये चीज़, इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, इसी में LM कर्व और शिफ्ट करेगा ना, तभी तो एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट कर पाएगा, तो एग्रीगेट सप्लाई भी शिफ्ट होगा तब जाके ये शिफ्ट हो पाएगा। ठीक है, इसको भी फिर थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, सही नहीं बन पाया, मैंने जल्दी बना दिया, ये ऐसे शिफ्ट कर जाएगा LM कर्व भी आपका LM2। ठीक है, अभी देखो यहाँ इक्विलिब्रियम बनाएगा, ये AD को IS1 यहाँ कट करेगा, इसी सिचुएशन में नीचे जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ कट करेगा आपस में, तभी तो AS इसी के हिसाब से तो शिफ्ट होगा यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई नीचे। ठीक है, LM के हिसाब से, तो यहाँ पे P2 है और ये बाई बार है। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होगा दूसरा सीन, इंटरेस्ट रेट फॉल्स, देखो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ से I2। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट फॉल्स हो जाएगा, साथ में प्राइस लेवल फॉल हो जाएगी, प्राइस लेवल P1 से P2 पे आ जाएगी, पहले P थी फिर P1 हुई शॉर्ट रन में, फिर P2 होगी मीडियम रन में, प्राइस लेवल फॉल्स। ठीक है, लेकिन आउटपुट पे कोई नहीं, आउटपुट वापस वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसमें, तो डायनामिक इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों क्लियर हो गए आपके। यदि ना समझ में आए हों डायग्राम तो बता देना, ये डायग्राम जितनी बार बनाओ उतनी बार बनाओ, कम से कम 10 टाइम्स बनाओ। ठीक है, एक बार पढ़ने के लिए 10 टाइम्स आराम से बना लो। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ कट करेगी, कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, जितनी अच्छी डायग्राम बना लोगे उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये डायग्राम मान लो आपको याद है तो आप ये चीज़ लिख सकते हो आराम से, डायग्राम गलत है तो ये लिख ही नहीं पाओगे, ये लिख के भी आओगे डायग्राम में सोई नहीं हो रही, टीचर क्या देखेगा, आपका डायग्राम, उसी के अनुसार वो समझ जाएगा हाँ थ्योरी सही लिखी है कि नहीं। तो डायग्राम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो कर लेना। ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जाके लास्ट में ये वाला बनेगा। ठीक है, नाम दे दो इनको, चलो नाम नहीं लिखे, नाम लिख दे रहा हूँ, इसका नाम E1। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ E, दे ही दिया इसका नाम A दे देता हूँ। चलो ठीक है, बाकी अपना वही सब के A पॉइंट कट ये सब लिखना है एग्जाम में, ऐसे ही मत लिख के आना सिर्फ। ठीक है, वो पूरा जैसे लिखते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप, उसमें हमने एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट किया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से। ठीक है, एटसेट्रा जो भी है समझ गए होगे तुम। ठीक है, तो वो कर लेना। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि मतलब लास्ट ही है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं खास। ठीक है, 6th पॉइंट। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ राइज इन द प्राइस लेवल, राइज इन द प्राइस ऑफ ऑयल। इसको अलग से पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं हम भी पढ़ लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ ऑयल, वैसे भी ऑयल ज़्यादातर बाहर से आता है ना इसलिए,
और हम इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा इस चक्कर में। अब देखो सीन समझो, प्राइस ऑफ ऑयल के बढ़ने से क्या सीन होगा लेबर मार्केट के अंदर, पहले ही समझो। मान लो प्राइस ऑफ ऑयल बढ़ गया, प्राइस ऑफ ऑयल ये क्या हुआ, बढ़ गया, तो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जो भी चीज़ बन रही है उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, ऑयल बढ़ा है, हम लगा रहे हैं इंजन विंजन में, लगा रहे हैं अपना पेट्रोल फ्यूल डीजल ये सब में जला रहे हैं, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी सिंपली, ठीक है। ठीक है, गिवन वेजेस पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लो बढ़ गई, तब वेज उतना ही बताया था उसने कि इतना वेज रखेंगे हम तुम्हारा, और प्रोडक्शन बढ़ गई। अब प्रोडक्शन के बढ़ने से आपको पता है क्या होगा, जो भी प्राइस लेवल बढ़ जाएगी, गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस ऑफ गुड्स ये बढ़ जाएगी। अब देखो प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ेगी तो साथ में मार्कअप भी बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा ना। प्रॉफिट मार्जिन जब प्राइस ऑफ गुड्स की आप बढ़ा रहे हो तो एकदम जब देखोगे तो आपका मार्कअप प्रॉफिट मार्जिन ये भी तो बढ़ जाएगा। सोचने वाली बात है, ये भी तो बढ़ जाएगा। देखो प्राइस ऑफ ऑयल बढ़ा जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। गिवन वेजेस पे हमने पहले लिख दिया कि वेज हमारे सेट हो रखे थे, वेज सेटर के द्वारा कितना है, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी जिसकी वजह से प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ जाएगी। फर्म वाला भी तो चाहेगा हमारा भी प्रॉफिट हो, तो प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ाएगा। तो जो प्रॉफिट मार्जिन पहले मान लो 5 था, भले ही प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ी है, तो पहले 5 था 10 पे, अब ये 20 हो गई है, तो अब ये 5 से बढ़ के मान लो 15 हो जाए, ठीक है, या कुछ भी हो जाए, ठीक है, 7 हो जाए, 8 हो जाए, या कुछ भी हो जाए, तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी आपका बढ़ जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो बढ़ गई, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, तो अब हम वेज सेटर और प्राइस सेटिंग रिलेशन का कर्व बनाएं, उसी से क्लियर करेंगे, सिंपल। प्राइस सेटिंग का तुम्हें ध्यान है, ये ऐसे होता था, और वेज सेटिंग का भी आपको ध्यान होना चाहिए, ऐसा होता था, ठीक है। तो ये प्राइस सेटिंग फॉर्मूला ध्यान है, प्राइस सेटिंग का क्या था, 1/1 प्लस मार्कअप, ठीक है। और वेज सेटिंग का, वेज सेटिंग वही अपना डब्ल्यू वाला, डब्ल्यू इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल 1 प्लस फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैचुअल वेरिएबल। वेज सेटिंग में हमने प्राइस का पढ़ा था ये 1 प्लस म्यू नॉमिनल वेज, लेकिन प्राइस सेटिंग में हमने इसको रखा था ना बाद में ऐसे, ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो पी एस का ये था, तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस म्यू। अब देखो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, मान लो म्यू से बढ़ के हो गया, बढ़ के क्या हो गया, μ1, ठीक है, μ1 हो गया। तो जब म्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल कम हो जाएगी ना वैल्यू, बता चुका हूँ पहले भी। तो ये शिफ्ट किधर की ओर हो जाएगा, आपका पी एस कर्व किधर हो जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो ये PS2 बोल सकते हैं इसको, PS2, तो ये शिफ्ट हो जाएगा नीचे। आपको पता है नीचे अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, इधर आपका रियल वेजेस होता है, मनी सप्लाई अपॉन प्राइस लेवल, ठीक है ना, रियल वेज होता है इधर, ठीक है। आपका W/P, W/P नॉमिनल वेज अपॉन प्राइस लेवल, ठीक है, रियल वेज हो गया ये, रियल वेज, ठीक है। और इधर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। अब देखो ये पहले था इक्विलिब्रियम, यहाँ पे था आपका, इस समय नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, मान लो U, ऐसे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था। अब क्या हुआ, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, प्राइस ऑफ ऑयल के बढ़ने से क्या हुआ, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, और ये नीचे हो गया 1 प्लस μ1 हो गया, मान लो μ1 इस जगह पहुंच गया। अब आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, सॉरी सेव नहीं कर, अरे यार, U1 हो गया, मान लो क्या हो गया, U1 हो गया। देखो इतनी सी बात क्लियर है, इसको हम वर्ड दे दे रहे E, इसको E1। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इससे होगा क्या, हुआ क्या है, यू थी नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अब वो नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से इधर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गई, कम हो गई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, पहले ये थी, अब ये बढ़ के इतनी हो गई ना, राइज कर गई, तो राइजेस टू U1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या थी, नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है सिर्फ, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पहुँच गई है, बढ़ गई है अनएम्प्लॉयमेंट,
ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है ना, तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तो नेचुरल एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ है, कम हुआ होगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तो एम्प्लॉयमेंट कम। अब जब लोग कम है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं है, मतलब रोजगार कम है, तो आउटपुट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। आउटपुट क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वो भी कम हो जाएगा, आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई, आई कि नहीं आई? ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसका कर्व बना लेते हैं, रुको, ADAS वाला। पॉज करके बनाऊँ क्या, चलो बन जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। चलो देखो सीन क्या है, फिर से समझो एक बार। प्राइस ऑफ ऑयल बढ़ा जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ, बढ़ गया। प्रॉफिट मार्जिन के बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका ये जो प्राइस सेटिंग रिलेशन है ये शिफ्ट कर जाएगा नीचे की ओर, क्योंकि मार्कअप बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो ई से E1 पे आ जाएगा। अब जब इस समय होगा क्या, मतलब कि यू है, देखो ये नीचे, यदि इसको साफ करके फिर से लिख दूँ, ये यू है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अभी ये यहाँ पे नेचुरल थी, अब ये बढ़ के ये हो गई U1। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तो एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है तो मतलब प्रोडक्शन भी तो कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट कम है, रोजगार कम है, तो प्रोडक्शन भी कम होगी, जिसकी वजह से आउटपुट कम हो जाएगा। तो वही हम यहाँ बनाएंगे, ये रहा आपका एग्रीगेट डिमांड, ये रहा एग्रीगेट सप्लाई, ये पॉइंट E है मान लो, ठीक है। इस समय आपका था यहाँ पे, ये था आपका नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट बाई, ठीक है। और ये आपका एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल PE, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल PE, ठीक है। एक बार फिर से बनाना पड़ेगा नहीं तो चलो ठीक है। देखो तो यहाँ पे ई पे कट कर रहा है, ये आपका नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, और इधर ये एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। अब सीन क्या है, अब जब आउटपुट कम हुआ है ना, ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई है, यही तो कम हुई है। देखो आउटपुट कम हुआ, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, मतलब लेबर कम हुई है, तो लेबर की सप्लाई कम हुई है ना, एग्रीगेट सप्लाई में लेबर मार्केट पढ़ा है ना हमने, तो लेबर कम हुई है तो एग्रीगेट सप्लाई भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे ये बनाएगा इतना, प्राइस लेवल क्या हो जाएगा यहाँ पे P1, और इधर ये आपका आउटपुट हो जाएगा बाई 1, ठीक है, आउटपुट क्या हो जाएगा बाई 1, ठीक है। इतनी सी बात है, बाई 1 नीचे लगाऊंगा, डैश हो गया तो बाई 1, ठीक है। इसको हम पॉइंट दे देते हैं E1 और ये AS1, ठीक है। अब देखो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल कहाँ कट कर रही है, इस जगह कर रही है, तो सिंपल सी बात है, इस जगह नेचुरल लेवल ऑफ, नया नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट बनेगा वो यहाँ बनेगा। आपको पता है ना, ये हमेशा इक्वल होने चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, ये है ना। तो जब एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल ये है, यहाँ पे है, तो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट नया कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब यहाँ तो हम पकड़ नहीं पा रहे, आउटपुट कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, तो अब एक नया नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट बनेगा यहाँ। तो ठीक है, इसको क्लियर करने के लिए आउटपुट हमें यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई, अच्छा अच्छे से बना देता हूँ इसको, रुको हटा देता हूँ अभी, रुक जाओ, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ बनेगा। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या और शिफ्ट करेगा, फिर एग्रीगेट सप्लाई और ज़्यादा शिफ्ट करेगा, ठीक है, और ज़्यादा क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। और एग्रीगेट सप्लाई तब तक शिफ्ट करेगा वही चीज़ मीडियम रन में लाने के लिए। तो मीडियम रन में लाने के लिए यहाँ पहुँच जाएगा AS2 पे, ठीक है। ये बनेगा नया इक्विलिब्रियम, इस जगह प्राइस लेवल ये हो जाएगी, और नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और फिर जब प्राइस लेवल ये हो जाएगी तो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल भी बढ़ के फिर यहाँ पहुँच जाएगी, P=P हो जाएगा। ये आपका नया इक्विलिब्रियम बनेगा फिर यहाँ पे E2 पे, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। इफेक्ट इन राइज इन द प्राइस ऑफ ऑयल, ऑयल की बढ़ी जिसकी वजह से प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ गया। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने का मतलब एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगी, मतलब कि आउटपुट भी कम होगा। जब लोग कम होंगे काम करने वाले तो आउटपुट भी कम आ पाएगा ना। तो जब आउटपुट कम होगा तो मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है, तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। अब वो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और
आपका आउटपुट कम हो जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल को ये एग्रीगेट सप्लाई इस जगह कट कर रहा है, मतलब नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट ये बनेगा नया नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट। तो अब इसको पास करने के लिए क्या करेगा, एग्रीगेट सप्लाई और ज़्यादा फिर शिफ्ट करेगा और वो यहाँ पहुँचेगा, मतलब और कुछ लोगों को निकाला जाएगा एग्रीगेट सप्लाई को कम करने के लिए और फिर यहाँ पहुँचेगा। और आपको पता है ना, इनका इक्वल प्रोपोर्शन होता है और एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल का, ठीक है। तो ये पी वहाँ पहुँच जाएगा। तो हम शॉर्ट रन में पहले लिखते हैं इस चीज़ को ही। शॉर्ट रन में क्या हुआ ये पहले ये लिखते हैं। देखो शॉर्ट रन में क्या हुआ, आउटपुट लेवल फॉल्स, ये तो आपको ही पता है। देखो आउटपुट बाई 1 हो गया है, ये था नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, ये कम हो गया ना, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ देखो ये कम हुआ है, इतना कम हुआ है, तो आउटपुट लेवल फॉल्स हो गया। प्राइस लेवल फॉल्स, प्राइस लेवल फॉल्स, देखो ये थी क्या बोलते हैं, बड़ी है ना, सॉरी तो फॉल्स क्यों लिख दिया, राइजेस, राइजेस। प्राइस लेवल देखो पीई थी, पीई 1 हो गई, तो प्राइस लेवल क्या होगी, बढ़ गई। तीसरी चीज रियल मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, अब देखो प्राइस लेवल राइज की है, प्राइस लेवल बड़ी है, मतलब कि नॉमिनल मनी सप्लाई अपॉन प्राइस लेवल। अब प्राइस लेवल क्या है, बड़ी है, तो प्राइस लेवल बढ़ेगी तो रियल मनी सप्लाई क्या होगी आपकी, अब कम हो जाएगी, तो है ना। अरे पता है ना रियल मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, रियल मनी सप्लाई इक्वल टू नॉमिनल मनी अपॉन प्राइस लेवल। अब देखो नीचे वाली वैल्यू प्राइस लेवल राइज हुई है, पहले मान लो 10/1 था प्राइस लेवल, अब 2 हो गया है, 2 5 हो जाएगा, तो रियल मनी सप्लाई कम हो जाएगी ना। तो हम लिख सकते हैं रियल मनी सप्लाई फॉल्स, फॉल्स। चौथी चीज, जब मनी की सप्लाई कम होगी तो लोगों की डिमांड भी कम हो जाएगी। देखो डिमांड ई थी और ई से डिमांड कहाँ पहुँच गई, E2 पे, कम होती चली गई ना, इधर साइड आ गई है। देखो यहाँ आ जाएगी आपकी डिमांड का ही ग्राफ होता तो डिमांड यहाँ आ जाती है यहाँ से, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब सप्लाई मनी की कम होती है, हाथों में लोगों के मनी कम होती है ना, तो फिर डिमांड भी कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। शॉर्ट रन में ये सीन है। अब मीडियम रन में देखो, मीडियम रन में क्या होगा, मीडियम रन में ये वाला सीन यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट करेगा, अपना आउटपुट रिटर्न्स पे पहुँच जाएगा, तो वही आउटपुट लेवल फॉल्स फर्दर। देखो और ज़्यादा आउटपुट लेवल कम होगा, ये देखो यहाँ पहुँच गया, यहाँ था पहला, पहुँच कहाँ गया, यहाँ पे पहुँच गया, तो ये आउटपुट लेवल फॉल्स फर्दर, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट प्राइस लेवल भी बड़ी है, देखो प्राइस लेवल क्या है, बड़ी है, तो ये भी लिख सकते हैं प्राइस लेवल। डायग्राम यदि आपको समझ में आ गया एक बार तो ये चीज़ें तो तुम खुद लिख सकते हो, राइजेस फर्दर, ठीक है, ये भी आगे बढ़ेगी। तीसरी चीज रियल वेजेस, प्राइस लेवल बढ़ी है ना, तो रियल वेजेस क्या हो जाएंगे, पेड बाय द फर्म फॉल्स, रियल वेज कम हो जाएगा। बाद में एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ के तब रियल वेज बढ़ेगा, लेकिन यदि उस समय देखा जाए तो रियल वेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पेड बाय द फर्म्स, ठीक है, क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ गई तो नॉमिनल वेज अपॉन प्राइस लेवल, अब ये बढ़ी है तो रियल वेज कम हो जाएगा ना, तो क्या होगा, पेड बाय द फर्म्स फॉल्स। अगली चीज राइज इन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था ना, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ देखो बढ़ा था, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, ये देखो, तो वही चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं, राइज इन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और फॉल इन द एम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो फॉल इन द नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ठीक है। इसी सिचुएशन को एक चीज और कहते हैं, देयर इज स्टैगफ्लेशन, क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन बेसिकली क्या होता है, सप्लाई शॉक जब लगता है, सप्लाई शॉक या सप्लाई शॉक अकर्स होता है, मतलब होता है जब सप्लाई का शॉक, देखो सप्लाई कितनी कम हुई है, ये देखो फिर यहाँ से यहाँ पहुँची है,
तो इस सिचुएशन को कहते हैं। या फिर कमी हो जाती है चीज़ों में, ठीक है, कई चीज़ों में कमी हो जाए, शॉर्टेज पड़ जाए, ठीक है, मान लो ऑयल की शॉर्टेज पड़ गई, ऑयल महंगा हो गया तो सप्लाई तो कम होगी ये, ठीक है, तो ये शॉर्टेज ऑफ ऑयल्स वगैरह, ठीक है, ऐसी चीज़ों तो उस चीज़ को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। यदि कोविड-19 से इसको रिलेट करें तो मान लो कोविड-19 के टाइम क्या बोलते हैं, वो कम पड़ जाती हैं, क्या बोलते हैं उनको, अरे जो वैक्सीन वगैरह हो जाती है, ठीक है, ऐसा वे मतलब उस तरीके से सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ तो इतना दिल पे मत लेना। तो वो क्या एक तरह से शॉर्टेज पड़ रही थी उस चीज़ की, ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया है। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जब सप्लाई शॉक लगता है, ठीक है, कोई शॉक लग जाए, एकदम सप्लाई कम हो जाए, शॉर्टेज पड़ जाए जिस वजह से प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, उसको स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं मीडियम रन में, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, लास्ट टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 6th था ना ये शायद, हाँ 7th पॉइंट, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है 7th। क्या कह रहा है 7th, बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल एंड प्रोपोगेशन। इसकी बट डेफिनेशन जाननी हो तो मेरे को जानना ही नहीं है, प्रोपोगेशन मैकेनिज्म होता क्या है ये, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो बिजनेस साइकिल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ तो समझ में आ जाएगी क्या होती है। इट इज़ अ टर्म यूज्ड टू शो फ्लक्चुएशंस in output experienced, ये ई बनी है, ठीक है, बीच में experienced by countries around its trend line, ठीक है। सीधी बात है, क्या है बिजनेस साइकिल का एक टर्म है जो शो करती है फ्लक्चुएशंस को, जैसे कोई कर्व है तो उसमें फ्लक्चुएशंस कभी बढ़ रहा है, ग्राफ छोड़ कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो उन्हीं सबको क्या करती है, उन्हीं के फ्लक्चुएशंस को दिखाती है, जो अलग अलग कंट्री यूज़ करती हैं, ट्रेंड लाइन से समझती हैं क्या ट्रेंड चलता आ रहा है। होते हैं ना कि आपने इकोनॉमिक्स के कर्व वगैरह देखे होंगे, उसमें फ्लक्चुएशंस को दिखाता है अलग अलग तरीके से ग्राफ्स में, तो वही चीज़ बता रहा है, उसी को बिजनेस साइकिल कहते हैं। प्रोपोगेशन मैकेनिज्म क्या होता है तो इसको भी देख लो। देखो प्रोपोगेशन मैकेनिज्म होता है, देखो सीन ये होता है, कई देश की ऐसी इकोनॉमी होती है ना, कई देश की ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें कभी कभी एग्रीगेट डिमांड शॉक होता है, डिमांड ही नहीं हो रही है, एकदम डिमांड गिर गई किसी चीज़ की, या सप्लाई नहीं हो पा रही है, एग्रीगेट सप्लाई शॉक्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है, शॉक SHOCKS शॉक्स, या फिर दोनों ही हो जाते हैं, कभी कभी देश में क्या हो जाते हैं, दोनों ही शॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, डायनामिक इफेक्ट पड़ता है, वही चीज़ अभी पीछे हमने डायनामिक इफेक्ट 2-3 देखे थे ना, तो वही डायनामिक इफेक्ट पड़ता है हर एक चीज़ पे अलग अधिकतर, ठीक है। डायनामिक इफेक्ट पड़ेगा आपका आउटपुट पे, प्राइस लेवल पे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे और अदर कंपोनेंट्स वगैरह हैं जिस पे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रोपोगेशन मैकेनिज्म। यदि इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ईच इकोनॉमी हैज़ टू फेस, अरे लिख दूँ, चलो लिख दे रहा हूँ, ईच इकोनॉमी, बड़ा आलसी हूँ, मेरे से लिखा कम जाता है बहुत, हैज़ टू फेस एग्रीगेट डिमांड शॉक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई शॉक्स और बहुत, या तो दोनों ही लग सकते हैं, ठीक है। दीज शॉक्स हैव डायनामिक effects on output, ठीक है, आउटपुट, प्राइस, इंटरेस्ट रेट एंड अदर कंपोनेंट्स,
ठीक है। और इसी इफेक्ट्स को क्या होते हैं, दीज इफेक्ट्स आर कॉल्ड, दीज इफेक्ट्स आर कॉल्ड, ये ज़्यादा नीचे हो गया, नीचे का पेज में खोलना नहीं चाहता। दीज इफेक्ट्स आर कॉल्ड प्रोपोगेशन मैकेनिज्म, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन है कि सोचा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई, 55 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर की हो गई है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े से दिखा देता हूँ। चलो इतना डीप नहीं जाना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, या फिर यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में डाल देना, फिर पूरा ही डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। देखो ये मेरे पास 2022 का एक मिला है मुझे, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन, पहले भी मैंने ये बात की थी, ठीक है। अच्छा सभी क्वेश्चन देखते जाएंगे। देखो ये मैंने पहले ही बताया था, इसमें होता क्या क्या, 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपको 5-5 करने होते हैं, मतलब 7-7 क्वेश्चन होते हैं। दूसरे सेक्शन बी में 10 मार्क्स का होगा और इसमें 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 मार्क्स के होंगे। इसमें 5 क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है, सेक्शन बी में, ठीक है। और ये देखो क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ आई एस कर्व, ये पहली यूनिट हो गई, यूनिट 1 से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट 1 से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वाई डू आई एस कर्व हैव नेगेटिव स्लोप, ये भी यूनिट 1 का है, ठीक है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस माइट द एलएम कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल, लिक्विडिटी ट्रैप बताया था, ये भी आपका यूनिट 1 से। देखो लगातार 3 क्वेश्चन यूनिट 1 से आ गए, 40% इसीलिए आता है उसमें से। डिस्टिंग्विश बिटवीन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा उसने, डिस्टिंग्विश बिटवीन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहले तो समझो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है। देखो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग थ्योरेटिकल है, गूगल कर सकते हो। फुल एम्प्लॉयमेंट जब होता है जब जो बंदा है वो चाहता है मैं जॉब करूं और उसे जॉब मिल जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो बंदा चाहता है कि मुझे जॉब मिले और जॉब मिल जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। उस समय होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो आदमी को मिल रही है जॉब, लेकिन 100 रुपये वाली मिल रही है, वो कह रहा है हम 100 वाली नहीं करेंगे, हमें रुपए और बढ़ाओ, मतलब वेज बढ़ाने की बात करता है कि वेज बढ़ा हुआ होगा तब करेंगे जॉब। तो उस समय होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट फुल होता है, जॉब मिल रही है और आप ले रहे हो, जॉब मिल रही है अब आप लेना ही नहीं चाहते, आप कह रहे वेज कम है, वेज को बढ़ाओ, मिल रही है लेकिन आप ले नहीं रहे हो, तो वो बात अलग है। तो उस समय होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे ही होता है जस्ट उल्टा, नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। इस समय सीन क्या होता है, जैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात की ऐसे ही इसमें होता है, एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे भी फुल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, यहाँ पे नहीं सॉरी फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ भी होगा, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ भी यही सेम चीज़ होगी, ठीक है। अंतर इसमें क्या होगा, तो फॉर्मूले इसका हो जाएगा, ठीक है। बाकी गूगल पे कर लेना, ज़्यादातर थ्योरेटिकली है ये, ठीक है। नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक बार मैं भी देख लूँगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट पूछता है, इसने नेचुरल लेवल पूछा है। अच्छा इसका फुल एम्प्लॉयमेंट से मतलब है इसका, सॉरी सही है, क्वेश्चन सही है, वही यही पूछ रहा है जो मैंने अभी तुम्हें डिफरेंस बताया, वही डिफरेंस है ये, ठीक है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताया और ये फुल एम्प्लॉयमेंट, नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। इन्हीं का आपको डिफरेंस बताना है जो मैं बता चुका हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज कलेक्टिव बार्गेनिंग अफेक्ट द वेज डिटरमिनेंट। देखो यहाँ बार्गेनिंग पूछा उसने, आपने पढ़ा था ना बार्गेनिंग, मैंने पढ़ाया था बार्गेनिंग जितना ज़्यादा स्किल्ड है उसकी उतनी ज़्यादा बार्गेनिंग होगी, यूनियन होनी चाहिए, जितनी अच्छी यूनियन है उतनी ज़्यादा बार्गेनिंग होगी, आपका वेज पावर हो जाएगी वेज को फिक्स करने में, ये सब बताया था। तो ये देखो क्वेश्चन हो गया आपका यूनिट 2 से, ठीक है। ये भी यूनिट 2 से हो गया, लेबर मार्केट से, दोनों के दोनों क्वेश्चन ये लेबर मार्केट के हो गए। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन द एडी कर्व एग्रीगेट। देखो ये भी यही है, डिक्लाइन इन द कंज्यूमर स्पेंडिंग मतलब कंजप्शन की बात की गई, कंजप्शन की पढ़ा है ना आपने, बाई इक्वल टू C+I+G, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कंजप्शन को यदि डिक्लाइन होता है तो क्या होगा, IS कर्व आपका शिफ्ट हो जाएगा, IS कर्व जब शिफ्ट होगा आपका लेफ्टवर्ड तो आपका AD कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी को डायग्राम से ये समझा सकते हो। तो ये भी देखो यूनिट 2 से आ गया आपका, ठीक है। वाई इज द रोल ऑफ एक्सचेंज रेट इन द, ये नहीं है तो यूनिट 4 का है।
हाउ एंड वाई डू इनकम एंड इंटरेस्ट सेंसिटिविटीज हाउ एंड वाई डू इनकम एंड इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी टू द डिमांड फॉर रियल बैलेंस अफेक्ट द स्लोप ऑफ LM कर। ये देखो पहले से आ गया, सेंसिटिविटीज मैंने पढ़ाई है आपको, इंटरेस्ट रेट वाली आई इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट माइनस BI, खैर फर्स्ट का है, इसको अभी डिस्कस नहीं करना मुझे। एलोबरेट ऑन द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन इम्पैक्ट ऑन ओपन मार्केट, चलो ये अभी काम करनी है। ये न्यूमेरिकल फर्स्ट यूनिट का आया हुआ है, देखो ये भी यूनिट 1 का है, ठीक है। और कहाँ गया इधर, ये भी यूनिट 1 का था। मैं भी देखना चाहता हूँ टोटल यदि 60% से एग्जाम में काम चल जाएगा। ये भी यूनिट 1 का है, ठीक है। प्राइस सेटिंग डिसीजन बाय फर्म्स डिटरमाइन द रियल वेज पेड बाय फर्म्स, एलैबोरेट इट यूजिंग सूटेबल डायग्राम। क्या कह रहा है, प्राइस सेटिंग की बात की उसने, प्राइस सेटिंग का कर्व बना देना PS वाला, ठीक है। कैसे डिटरमाइन करते हैं प्राइस सेटिंग को, फर्म्स करती हैं, ठीक है। फॉर्मूला है इसका 1+μ नॉमिनल वेज, ठीक है। इसमें बाई इक्वल टू AN वाला भी फॉर्मूला बता देना, ठीक है। सूटेबल डायग्राम यही वाला हो जाएगा आपका, डिटरमाइन द रियल वेज पेड बाय फर्म्स, ठीक है। यही सब है। अगला क्वेश्चन ये भी यूनिट 2 का है, ठीक है। लेबर मार्केट से ही, लेबर मार्केट से है ना, हाँ। हाउ डज एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लीड टू इंक्रीज इन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखो इसमें क्या है, हाउ डज एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होने से बेनिफिट लीड टू इंक्रीज इन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखो इसमें तुम्हारा पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर होना चाहिए और दूसरा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये मैंने अभी तुम्हें ऊपर बताया। अब देखो इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट से क्या बेनिफिट होगा, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे, या मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट पे। तो सिंपल सी बात है, वेजेस बढ़ जाएंगे। क्या होगा, वेजेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। वेजेस हाई हो जाएंगे, ठीक है। मतलब वेज को बढ़ा के आप क्या कर सकते हो, इनको मोटिवेट रख सकते हो, ठीक है। जिसमें मैंने एफिशिएंसी वेज भी बताया था, ऐसे कई हो जाएंगे आपके, ठीक है। जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट पे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। स्किल्ड मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कम वेज पे भी काम चला लोगे। जब अनएम्प्लॉयमेंट बाद में, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा तो आपका क्या है, कम वेज में भी काम चला लेगा, फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, एटसेट्रा, ठीक है। ये भी थ्योरेटिकल है, गूगल भी कर लेना, ठीक है। फिर अगला ये भी यूनिट 2 से है, ठीक है। छोटी छोटी बातें सोच सोच के लिखोगे, हो जाएगा, इतना कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। क्या है, एक्सप्लेन व्हाट इन्फ्लेशन, अगली यूनिट से है। A legal minimum wage may create unemployment. Sustain your answer to accept or refuse. So accept or refuse, refute है the statement using suitable। क्या कह रहा है, illegal minimum wage, वही मिनिमम वेज की बात की है। मिनिमम एज एक जो 1948 में आया तो उसके बारे में बात की गई है, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। तो सिंपल सी बात है, जब आपको मिनिमम वेज मिलेगा, ठीक है। मिनिमम वेज क्या है, मिल रहा है, ठीक है। मान लो कह दिया कि 500 रुपये मिलेंगे आपको महीने पे, ठीक है, पर मंथ। यदि आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेरोजगार हो, तो आदमी क्या है, वेट करेगा, कहेगा 500 रुपये तो आ ही रहे हैं, चिल करो ना, तब तक और खोजते हो, कोई बढ़िया सी जॉब खोजेंगे तब करेंगे। तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने लगता है। तो ये चीज़ भी तुम समझ सकते हो, डायग्राम वगैरह भी इसके बना देना फिर, ठीक है, ख़त्म। और ये कौन सा है लास्ट, अच्छा यही है। अब देखो क्वेश्चन कितने आ गए, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन इसमें समझ ना आओ, पूरा डिटेल में डिस्कस करना है तो कमेंट कर देना, मैं किसी अगले लेक्चर में कर दूंगा या अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक तो वीडियो बड़ी हो गई और मैं लेंथी नहीं करना चाहता। 2, ये कौन सा था, हाँ ये 3, 4, 5, देखो 5 हो गए यहाँ पे। सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन हो गए, यूनिट 1 और यूनिट 2 से हो गए, यूनिट 1 और यूनिट 2 से हो गए, ठीक है। यूनिट 1 और यूनिट 2 से 5 क्वेश्चन हो गए, 5 ही करने होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। ये भी देखो 5 क्वेश्चन हो गए आपके यूनिट 1 से और यूनिट 2 से, 5 क्वेश्चन इसमें भी हो गए। यदि आप इन्हीं दोनों को अच्छे से कर लोगे तो भी आप एग्जाम में पूरा करके आ जाओगे 100%। नंबर बात अलग है, लेकिन 100% आप करके आ जाओगे, कोई क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। इन्हीं 2 यूनिट से एक और यूनिट कर लोगे, जय जयकार आपकी भाई साहब, बस फिर क्या बल्ले बल्ले है, नाचो खेलो कूदो। तो यही बस बताना चाहता था। बहुत बड़ी लेंथी वीडियो होगी और ज़्यादा डिटेल में नहीं आना और ज़्यादा PYQs देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। बाकी किसी को कोई और दिक्कत हो तो कमेंट्स में डाल देना। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे आज वाले, मतलब इस चैप्टर के पूरे, ठीक है। उसके बाद अब POSR की वीडियो सोच रहा हूँ अपलोड करने की। अब इसको ब्रेक दूंगा और एग्ज़ाम के बाद 18 के बाद 19 से यूनिट 3 डालूंगा, अपलोड करूँगा यूनिट 3, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कभी, फिर अलविदा, बाय, थैंक यू।
कि आप हमारे साथ बने रहे और आपने हमारे साथ 2 यूनिट्स कंप्लीट की। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बाय।